हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम डॉक्टर उर्मिला है और आज की इस वीडियो में हम 8वीं कक्षा के पाठ 16 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है पानी की कहानी और जिसके लेखक हैं श्री रामचंद्र तिवारी। पानी की कहानी पाठ में श्री रामचंद्र तिवारी ने ओस की एक बूंद के विषय में बताया है कि वह किस प्रकार बनी और सूर्य के उदय होने पर कैसे भाप बनकर उड़ गई। लेखक ने इस वैज्ञानिक तथ्य यानी साइंटिफिक फैक्ट को कल्पना का सहारा देकर एक कहानी के रूप में अत्यंत रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। पाठ की शुरुआत में बताया गया है कि लेखक जैसे ही आगे बढ़ता है तो उनके हाथ पर बेर की झाड़ी से एक बूंद गिरती है। लेखक जो है आगे बढ़ रहे थे और जैसे ही वो झाड़ी के नीचे से गुजरे, झाड़ी पर से एक ओस की बूंद जो है वो टपक कर कहाँ गिर जाती है, लेखक की हथेली पर गिर जाती है। लेखक कहते हैं कि मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब बूंद जो है, जो ओस की बूंद, वो कलाई से सरक कर हथेली पर आ गई। यहां एक शब्द आया है कलाई। कलाई क्या होती है? हथेली के बाद का जो हाथ शुरू होता है ना, जहां हम घड़ी बांधते हैं, उसको कलाई बोलते हैं। थोड़ी देर में लेखक को सितारों के तारों से झनकार सुनाई देती है। लेखक सोचते हैं कि शायद कोई कुछ बजा रहा होगा और वो चारों तरफ देखते हैं, परंतु उन्हें कोई नजर नहीं आता। होता क्या है कि जो बूंद हथेली पर गिरी थी वो उसके दो कण हो गए। जो बूंद हथेली पर गिरी थी उसके क्या हो गए? दो कण हो गए, यानी दो भाग हो गए। वे दोनों कण हिल हिल कर एक स्वर उत्पन्न कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बोल रहे हों। तो क्या बोल रहे थे वो कण? सुनो सुनो। लेखक चुप थे, लेकिन फिर से आवाज आई। क्या आवाज आई? सुनो सुनो। तो लेखक ने भी कहा कहो कहो। जब लेखक ने कहा कहो कहो तो बूंद ने कहा मैं ओस हूं, लोग मुझे पानी व जल कहते हैं और मैं जो हूं बेर के पेड़ से आई हूं। तो लेखक जो हैं वो बूंद को कह देते हैं झूठी, और झूठी कहने पर बूंद जो है वो लेखक को अपनी कहानी सुनाती है कि कैसे पेड़ के रोए ने भूमि से खींचा, किसको? बूंद को, और वह कैसे पत्ते के छेदों से होकर बाहर निकली। वो अपनी पूरी कहानी सुनाती है। क्या कहानी सुनाती है? बूंद कहती है कि सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि पर बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। जिस पेड़ के नीचे से लेखक गुजर रहा था उस पेड़ की तरफ इशारा करके बूंद बताती है कि मैं इस पेड़ के पास की भूमि पर बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कणों का हृदय टटोलती फिरती थी और एकदम से पकड़ी गई। लेखक बोले कैसे? बूंद बताती है कि वह जो पेड़ तुम देख रहे हो ना, वह ऊपर से ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी के भीतर भी लगभग इतना ही बड़ा है। यानी जो पेड़ हम देखते हैं वो पेड़ ऊपर से हमें जितने बड़े दिखाई देते हैं ना, जमीन के अंदर भी उतने ही होते हैं। बूंद बताती है कि उसकी बड़ी बड़ी जड़ें होती हैं, छोटी जड़ें, और जड़ों में रोए होते हैं। पहले बड़ी जड़, फिर छोटी जड़, और फिर छोटी जड़ों में रोए, यानी और भी छोटी छोटी जड़ें। वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जल कणों को वे बलपूर्वक पृथ्वी से खींच लेते हैं। कौन? रोए। किसको खींच लेते हैं? बूंदों को। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं और अधिकांश का सब कुछ छीनकर उसे बाहर निकाल देते हैं। और बूंद जो थी वो क्रोध और घृणा से कांप उठी। फिर लेखक को कहती है कि तुम क्या समझते हो, ये पेड़ यूं ही इतने बड़े खड़े हैं? उन्हें इतना बड़ा बनाने में मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राणों का नाश किया है, यानी अपने प्राण न्योछावर किए हैं। लेखक बड़े ध्यान से उस कहानी को सुन रहे थे। फिर बूंद बताती है कि हाँ, तो मैं भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिरती रही कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर
छू गया, यानी जो जड़ थी बड़ी जड़, उसके बाद छोटी जड़ और छोटी जड़ों के रोए। तो बूंद जो थी किससे टकरा गई? रोए से टकरा गई, और उस रोए ने क्या किया? निर्दयता से उसे अंदर खींच लिया। बूंद कहती है कि मैंने उससे दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु वे पकड़कर छोड़ना नहीं जानते, मैं रोए ने खींच ली। फिर लेखक ने कहा, फिर क्या हुआ? फिर बूंद बताती है कि मुझे एक कोठरी में बंद कर दिया गया। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है और कोई आगे से मेरा हाथ पकड़कर खींच रहा है। यानी बूंद के बहुत सारे कण थे जो उस बूंद के आगे भी थे और पीछे भी थे। पीछे वाला उसको धक्का मार रहा था और आगे वाला उसका हाथ खींच रहा था। बूंद बताती है कि मेरा एक भाई भी वहां लाया गया और उसके लिए स्थान बनाने के कारण मुझे दबाया जा रहा था। आगे से एक दूसरी बूंद मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींच रही थी और मैं उन दोनों के बीच में पिस रही थी। लगभग 3 दिन तक मैं सांसत भोगती रही। कितने दिनों तक? 3 दिन तक। यानी बूंद ऊपर से, एक बूंद ऊपर से मुझे खींचती रही, दूसरी बूंद मुझे धक्का मारती रही। इस प्रकार उन दोनों के बीच में दबी हुई मैं 3 दिन तक सांसत भोगती रही, दुखी होती रही। और ऐसे जो है रों से छोटी जड़ों में, छोटी जड़ों से बड़ी जड़ों में, और ऐसे करते करते वो पत्तों तक पहुंच गई। कौन? बूंद। पत्तों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, परंतु वे हमें ऐसे दिखाई नहीं देते। छोटी चीजों को देखने के लिए एक सूक्ष्मदर्शी नाम का यंत्र होता है, उससे हम इन पत्तों के छिद्रों को देख सकते हैं। तो बूंद ने सोचा कि मैं पत्ते तक पहुंचकर क्या करूंगी? उड़ जाऊंगी। परंतु जैसे ही वो पत्ते से बाहर आई तो उसे पता चला सूर्य छिप चुका था। इसलिए जो बूंद थी वो लेखक की हथेली पर कूद पड़ी। तो क्या हुआ? बूंद जो थी वो पत्ते से बाहर तो आ गई, परंतु तब तक सूर्य छिप चुका था, यानी उनके उड़ने की शक्ति समाप्त हो गई थी। प्यारे बच्चों, पता है ना सूर्य क्या करता है? पानी को भाप के रूप में बदल देता है और वो उड़ जाती है। यही बात ये बूंद यहाँ कहना चाहती थी। लेकिन क्या होता है, जैसे ही वो पत्ते से बाहर निकलती है तो उसे पता चलता है कि सूर्य जो है वो अस्त हो चुका है। तो इसलिए वो बूंद क्या करती है? लेखक की हथेली पर गिर जाती है। तो बूंद की कहानी सुनकर लेखक पर बड़ा प्रभाव पड़ा। लेखक ने कहा कि जब तक तुम मेरे साथ हो तुम्हें कोई पत्ता छू तक नहीं सकेगा। बूंद कहती है कि भैया तुम्हें इसके लिए धन्यवाद। मैं जब तक सूर्य न निकले तभी तक रक्षा चाहती हूं। उनका दर्शन करते ही मुझ में उड़ने की शक्ति आ जाएगी। कौन सी शक्ति आ जाएगी? उड़ने की शक्ति, यानी वो भाप बन जाएगी। फिर बूंद बताती है कि अगर तुम मुझे अपने हाथ पर रखोगे तो तुम्हें कष्ट बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाऊंगी। तो लेखक कहते हैं चलो ठीक है, सुनाओ कहानी। उसके बाद बूंद अपनी कहानी को आगे बढ़ाती हुई लेखक को सुनाती है कि जो मेरे पुरखे हैं हद्रजन और ओशजन, ये 2 गैस थी जो सूर्यमंडल में मौजूद थी। अब सूर्यमंडल क्या होता है? सूर्यमंडल होता है बेटा, ये जैसे सूर्य है, इसके चारों तरफ ये बुध, शुक्र, मंगल, यूरेनस, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि और नेपच्यून, ये एक निश्चित रास्ते पर चक्र लगाते हैं सूर्य के चारों तरफ। ये सभी जो ग्रह हैं 8 के 8, ये सूर्य के चारों तरफ चक्र लगाते हैं। इस पूरे के पूरी चीज को क्या बोलते हैं? सूर्यमंडल। तो ये जो हाइड्रोजन और ओशजन थी, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थी, जिनसे मिलकर ये बूंद यानी पानी बनता है, वो क्या थी? इस सूर्यमंडल में मौजूद थी। आपने साइंस में पढ़ा होगा ना, पानी का सूत्र क्या होता है? H2O, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? पानी बनाते हैं। तो क्या बताती है बूंद कि मेरे जो पुरखे थे हाइड्रोजन और ओशजन, सूर्यमंडल या सौरमंडल, तो सूर्यमंडल में किसके रूप में विद्यमान थे? लपटों के रूप में, यानी अग्नि के रूप में।
जो सूर्यमंडल है वो निश्चित मार्ग में चक्कर काट रहा था, यानी ये सारे ग्रह जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे। वे दिन थे जब हमारे ब्रह्मांड में कुछ उथल पुथल हो रही थी, अनेक ग्रह और उपग्रह बन रहे थे। लेखक कहते हैं, ठहरो, क्या तुम्हारे पुरखे अब सूर्यमंडल में नहीं है? तो बूंद बताती है, उनके वंशज अपनी जो भयावह लपटें हैं उनसे अब भी मुख उज्जवल किए हुए हैं। तो बूंद बताती है कि हाँ, अब भी मेरे वंशज जो हैं वो सूर्यमंडल में मौजूद हैं। उसके बाद बूंद बताती है कि एक दिन की बात है, दूर एक प्रचंड प्रकाश पिंड दिखाई देने लगा। जो प्रकाश पिंड है यानी प्रकाश का एक गोला दिखाई देने लगा। उनकी आंखें चौंधियाने लगी। किनकी? बूंदों के जो भी पूर्वज थे। वह पिंड तेजी से सूर्य की तरफ बढ़ रहा था। ये जो प्रकाश का पिंड था, प्रकाश का गोला था, वो किसकी तरफ बढ़ रहा था? सूर्य की तरफ बढ़ रहा था। और जैसे जैसे सूर्य, जो प्रकाश पिंड है, वो सूर्य के नजदीक आ रहा था, तो उससे क्या होता जा रहा था? उसका आकार बढ़ता जा रहा था। जो प्रकाश का पिंड, दूर से तो चीज छोटी दिखाई देती है ना, वो जैसे जैसे पास आती है तो वो बड़ी दिखाई देने लगती है। तो इसी प्रकार ये जो प्रकाश का गोला था, ये दूर था जब तो छोटा था, जैसे जैसे सूर्य के नजदीक पहुंचता है ये क्या करता है? बड़ा दिखाई देने लग जाता है। और उसका आकार इतना बढ़ गया कि वह सूर्य से लाखों गुना बड़ा हो गया। और दूसरी बात क्या थी कि जो प्रकाश का पिंड था उसमें आकर्षण शक्ति थी, यानी एक तरह से यूं लगा लो कि चुंबक थी जो सूर्य को अपनी तरफ खींच रही थी। और इससे सूर्य जो है वो कांप उठा। ऐसा लगा उस ग्रह राज से टकराकर हमारा जो सूर्य है वो चूर चूर हो जाएगा। लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। वह सूर्य से सहस्रों मील दूर से ही घूम चला। जो प्रकाश पिंड था वो हजारों मील दूर से ही घूम कर चला गया, परंतु इसका असर सूर्य पर क्या हुआ? उसकी जो आकर्षण शक्ति थी ना, उसके कारण सूर्य का एक भाग टूटकर, क्योंकि उसकी तरफ आकर्षित हो गया, एक भाग टूटकर, सूर्य का एक भाग टूटकर क्या हुआ? इस प्रकाश पिंड की जो आकर्षण शक्ति थी उससे क्या हुआ? वैसे तो ये हजारों मील दूर से ही चला गया, लेकिन सूर्य पर क्या प्रभाव पड़ा? सूर्य का एक भाग टूटकर उस प्रकाश पिंड की तरफ चला गया। और फिर क्या हुआ? उस सूर्य के जो एक भाग प्रकाश पिंड की तरफ गया था उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, बहुत सारे। और इन टुकड़ों में से ही एक टुकड़ा ठंडा होकर हमारी पृथ्वी के रूप में आज भी मौजूद है। यानी शुरुआत में पृथ्वी भी क्या थी? आग का एक गोला था, क्योंकि सूर्य क्या है? आग का गोला है। और पृथ्वी किसका भाग है? सूर्य का ही भाग है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा एक प्रकाश पिंड दूर से आया जिससे सूरज जो है उसकी तरफ आकर्षित हो गई और उसका एक भाग टूटकर उसके पीछे चला गया। लेकिन वो तेजी से दूर चला गया तो उस सूर्य के एक भाग जो टुकड़ा था उसके और भी बहुत ज्यादा टुकड़े हो गए, और उन टुकड़ों में से ही एक टुकड़ा क्या बना? ठंडा होकर पृथ्वी बन गया। लेखक कहते हैं कि अच्छा ऐसा है, तो फिर तुम उन लपटों से पानी कैसे बनी? इस पर बूंद कहती है कि मुझे ठीक से नहीं पता, पर यह सही है कि हमारा जो ग्रह था वो ठंडा होता चला गया। और मुझे याद है कि अरबों वर्ष पूर्व हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन दोनों की रासायनिक क्रिया हुई और उससे क्या बनी? बूंद बनी। तो इसमें बूंद क्या कहती है कि मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि अरबों वर्ष पहले क्या हुआ? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, दो ये जो गैस थी, इनकी रासायनिक क्रिया यानी केमिकल रिएक्शन हुई, और उस केमिकल रिएक्शन से क्या हुआ? बूंद बनी। तो बूंद बताती है कि उन दिनों मैं क्या करती थी? पृथ्वी के चारों ओर भाप के रूप में घूमती थी। ये पृथ्वी है, ये बूंद जो थी वो भाप के रूप में चारों तरफ घूमती थी। फिर बूंद बताती है कि जब मुझे होश आया, यानी मुझे तब का कुछ पता नहीं है, लेकिन जब मुझे होश आया तब मैं क्या थी? मैंने क्या पाया? अपने आप को एक बर्फ के टुकड़े के रूप में पाया। और जो मेरा शरीर था वो भाप रूप में था, अब बिल्कुल छोटा हो गया, और वो जो था पहले से कोई 17वां भाग रह गया।
भाप के रूप में था। जो भाप थी, हमें पता है कि भाप ज्यादा जगह पर फैलती है, बड़ी लगती है। अगर उसी का ठोस रूप यानी बर्फ बना दिया जाए तो वो कम होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाप जो है ठोस बनकर छोटी हो जाती है। तो इसी तरह बूंद जो है पहले भाप के रूप में थी और फिर बर्फ के रूप में। तो बर्फ के रूप में जब बनी तो उसका भाप वाले में से केवल 17वां भाग रह गया। उसके बाद बूंद बताती है कि मेरे चारों तरफ क्या था, असंख्य मेरे साथी बर्फ बने हुए थे। जहां दूर दूर तक मेरी नजर जाती थी मुझे बर्फ के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता था। और जिस समय हमारे ऊपर सूर्य की किरणें पड़ती थी तो सौंदर्य बिखर जाता था। बर्फ के ऊपर अगर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वो बर्फ जो है वो चमकने लगती है, यानी बहुत सुंदर लगती है। फिर बूंद बताती है कि हमारे कितने ऐसे साथी थे जो बड़ी उत्सुकता से आंधी में ऊंचा उड़ने और उछलने कूदने के लिए कमर कसे हुए थे। फिर लेखक कहता है कि ये तो फिर बड़ा आनंद का समय रहा होगा। तो बूंद उत्तर देती है कि हाँ। फिर लेखक पूछता है कितने दिनों तक? तो बूंद बताती है कई लाखों वर्षों तक। लेखक को बड़ा आश्चर्य होता है कि कई लाख। तो बूंद बताती है चौंको नहीं, यानी आश्चर्य मत करो। हमारे जीवन में 100-200 वर्ष तो दाल में नमक के बराबर भी नहीं है। यानी जैसे हम दाल में नमक डालते हैं ना, 100-200 साल तो उनके यूं ही चले जाते हैं, यानी वो बहुत लंबा जीती हैं। तो लेखक अपने आप को धन्य मानता है कि मैं जो हूं ऐसे दीर्घजीवी से वार्तालाप कर रहा हूं। किस दीर्घजीवी की बात कर रहा है लेखक? बूंद की। दीर्घजीवी क्यों कह रहा है? क्योंकि ये बहुत लंबा जीती है। तो इस प्रकार लेखक की श्रद्धा जो है वो बूंद के प्रति और बढ़ जाती है। फिर बूंद बताती है कि हम शांति से बैठे हुए एक दिन हवा से खेलने की कहानियां सुन रहे थे। अपने जो भाई बहन थे उनसे हवा से वो कैसे खेलते हैं उसकी कहानी सुन रहे थे। और एकदम से ऐसा लगा कि जैसे हम सरक रहे हैं और हमारे मुख की हवाइयां उड़ने लगी, यानी हम डर गए, आश्चर्यचकित हो गए कि अब क्या होगा। इतने दिन आनंद में काटने के बाद दुख सहन करने का साहस नहीं था हमारे अंदर। वास्तव में होता क्या है, बूंद जो एक बर्फ के रूप में थी उसको पता चलता है कि बर्फ के नीचे का भाग जो है वो पिघल गया है और उसका पानी बन गया है। यानी बर्फ के नीचे जो दूसरी बर्फ होती हैं वो पिघल कर क्या बन जाती हैं? पानी बन जाती हैं। और वो पानी बनकर क्या है? बहने लगती है। और पानी जो है बहकर कहाँ चला जाता है? समुद्र में चला जाता है और फिर कई महीनों तक समुद्र में घूमती रहती है। फिर उसके बाद बूंद बताती है कि कई महीनों तक समुद्र में घूमती रही। बर्फ जैसे नीचे से पानी और ऊपर से बर्फ, तो कुछ पानी था और कुछ बर्फ था, वो दोनों ही मिलकर किस में घूमती रही? समुद्र में घूमती रही। फिर एक दिन क्या होता है कि वो जो बर्फ के रूप में बूंद थी उसकी भेंट जो है वो गर्म धारा से हो जाती है, यानी गर्म पानी से हो जाती है। एक तरफ बर्फ और एक तरफ गर्म पानी। तो गर्म पानी से जब बर्फ मिलती है तो वो क्या बन जाती है? वो बर्फ भी पानी बन जाती है और पानी बनकर बिल्कुल समुद्र में मिक्स हो जाती है, मिल जाती है। फिर बूंद बताती है कि समुद्र का जो मैंने दृश्य देखा ना उसके बाद वो तो वर्णातीत था, यानी उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता था, अद्भुत था वो। बूंद बताती है कि मैं सोचती थी कि समुद्र में मेरे केवल बंधु बांधवों का ही राज्य है, यानी मेरे ही भाई बहन रहते हैं, यानी पानी ही पानी है। लेकिन अब उसको पता चला कि समुद्र में चहल पहल तो वास्तव में दूसरे जीवों की है, यानी पानी के अलावा और भी बहुत सारे जीव हैं। और फिर वो बताती है कि समुद्र में जो है बिल्कुल नमक था, नीरा नमक भरा पड़ा था। पहले पहले तो मुझे समुद्र का पानी जो है वो बिल्कुल खारा लगा, अच्छा नहीं लगा, जी मिचलाने लगा, लेकिन धीरे धीरे मेरी आदत हो गई। एक दिन मेरे जी में आया कि मैं समुद्र में तो बहुत घूम चुकी हूं, इसके अंदर जाकर देखना चाहिए। और इसके लिए क्या करना शुरू कर दिया बूंद ने? और गहराई में जाना शुरू कर दिया। गहराई में जब जाती है बूंद तो क्या देखती है? वो बूंद बताती है कि मार्ग में मैंने विचित्र विचित्र जीव देखे। मैंने अत्यंत धीरे धीरे रेंगने वाले घोंघे देखे। क्या देखे? धीरे धीरे चलने वाले घोंघे। जालीदार मछलियां देखी। कई कई भारी मन कछुए देखे। मन एक इकाई होती है, 40 किलो एक मन के बराबर होता है।
तो यानी उसने भारी भारी कछुए देखे और हाथों वाली मछलियां देखी। यहाँ हाथों वाली मछलियां कौन है बेटा? ऑक्टोपस। 8 हाथ होते हैं ना उसके, उसको ऑक्टोपस को क्या बोलती है ये बूंद कि मैंने 8 हाथ वाली मछली देखी जो मनुष्य से कई गुना लंबी थी। और जो ऑक्टोपस है ये अपने हाथों से क्या करता था? अपने शिकार को पकड़ लेता था। कितने हाथ थे इसके? 8 हाथ। तो अपने हाथों से क्या था? वो शिकार को पकड़ लेता था। उसके बाद बूंद बताती है कि मैं और गहराई की खोज में किनारों से दूर गई तो मैंने एक ऐसी वस्तु देखी कि मैं चौंक गई। अब तक उसे जो है समुद्र में अंधेरा दिखाई देता था, सूर्य का प्रकाश भीतर तक नहीं पहुंच पाता। हमें पता है पानी में और ज्यादा अंदर तक तो सूर्य का प्रकाश जाता नहीं। तो जो बूंद थी कि वो अपनी आंखें बहुत ज्यादा खोल खोल कर देख रही थी, तो इस कारण उसकी आंखें दुखने लगी। तो फिर बूंद ने सोचा कि यहां पर और दूसरे जो जीव हैं उनको कैसे दिखाई देता होगा। फिर बूंद ने एक ऐसे जीव को देखा जो लालटेन लेके घूमता था, यानी उसके शरीर से रोशनी निकल रही थी और उस रोशनी में क्या जो छोटी मछलियां थी ना उससे आकर्षित होकर उसके पास आ जाती और वो तब उन्हें छोटी मछलियों को खा जाती। उसके बाद बूंद बताती है कि जब मैं और नीचे समुद्र की तह में पहुंची तो वहां एक जंगल मिला जिसमें छोटे ठिगने मोटे पत्तों वाले पेड़ बहुत ज्यादा मात्रा में उगे हुए थे। वहां पर जो है पहाड़ियां भी थी, घाटियां भी थी और उन घाटियों में यानी गुफाओं में अनेक प्रकार के जीव रहते थे, जिनमें से कुछ ऐसे थे जो बिल्कुल अंधे थे और महाआलसी थे, यानी आलस से भरे हुए थे। बूंद बताती है कि मुझे ये सब देखने में कई वर्ष लगे और फिर मेरे मन में आया कि अब मुझे ऊपर लौट जाना चाहिए, परंतु मुझे कोशिश करने पर पता चला कि ये तो असंभव है, क्योंकि मैं इतनी गहराई में जा चुकी थी कि उसकी पानी की गहराई कितनी थी? 3 मील मोटी परत, पानी की परत मेरे ऊपर थी। यानी ये जो बूंद थी वो इतनी कितने मील गहराई में चली गई? 3 मील। और 3 मील का क्या मतलब है बेटा पता है? 1 मील जो है उसकी लंबाई कितनी होगी? लगभग 1.5 किलोमीटर। तो 2 मील की कितनी होगी? 3 किलोमीटर। और 3 मील बता रही है ना ये, 3 मील, तो 3 मील की कितनी होगी? लगभग 4.5 किलोमीटर। यानी बूंद जहां पहुंची हुई थी उस पर कितने किलोमीटर ऊपर तक पानी था? 4.5 किलोमीटर ऊपर पानी था। 4.5 किलोमीटर की परत बनी हुई थी, यानी गहराई में गई हुई थी वो 4.5 किलोमीटर। तो सोचो समुद्र कितने गहरे होते हैं। फिर बूंद बताती है कि मैं भूमि में घुसकर जान बचाने की चेष्टा करने लगी। यह मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, क्योंकि करोड़ों जलकण इसी भांति अपनी जान बचाते हैं और समुद्र का जल नीचे धंसता जाता है। मैं अपने दूसरे भाइयों के पीछे पीछे चट्टान में घुस गई, क्योंकि ऐसा ही करते हैं ये बूंदों के भाई बहन सभी ऐसा ही करते हैं कि अपनी जान बचाने के लिए क्या करते हैं? वो नीचे जमीन में घुस जाते हैं। तो फिर बूंद बताती है कि कई वर्षों तक कई मील मोटी चट्टान में घुसकर हम पृथ्वी के भीतर खोखले स्थान पर निकले। एक स्थान पर इकट्ठा होकर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए। तो कुछ ने कहा कि वहीं पड़े रहते हैं, परंतु हमारे में से कुछ उत्साही भी थे। वे सब एक स्वर में एक आवाज में बोले कि हम खोज करेंगे और पृथ्वी के हृदय में घूम घूम कर देखेंगे कि इसके भीतर क्या छुपा हुआ है। यानी उन्होंने समुद्र के भीतर तो देख लिया कि क्या छिपा हुआ है, अब किस में देखना चाहते थे? पृथ्वी में घुस के देखना चाहते थे कि पृथ्वी में क्या क्या छुपा हुआ है। समुद्र में तो देखा ना उन्होंने, पहाड़ियां हैं, घाटियां हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, अनेक प्रकार के जीव जंतु हैं। तो अब वो क्या करना चाहते थे? पृथ्वी के हृदय में घूमकर देखना चाहते थे कि इसके भीतर क्या छिपा हुआ है। फिर बूंद बताती है कि हम शोर मचाते हुए आगे बढ़े तो हम एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां ठोस वस्तु का नाम भी न था। बड़ी बड़ी लाल पीली चट्टानें और अनेक प्रकार की धातुएं इधर उधर बहने को उतावली थी। इसी स्थान के आसपास एक दुर्घटना होते होते बची। हम लोग अपनी खोज में इतने खुश थे कि अंधाधुंध बिना रास्ता देखे बढ़ते चले जा रहे थे।
और अचानक से एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां तापमान बहुत ऊंचा था, यानी बहुत गर्मी थी और यह स्थान उनके लिए सहन करने लायक नहीं था। तो इन सब चीजों को देखकर जो सबसे आगे बूंद चल रही थी वो कांपी एकदम, और देखते ही देखते उनका शरीर जो था ओशजन और हद्रजन में विभाजित हो गया। इस दुर्घटना से मेरे कान खड़े हो गए और मैं अपने बुद्धिमान साथियों के साथ एक और निकल भागी और हम लोग एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पृथ्वी का गर्भ रह रहकर हिल रहा था। एक बड़े जोर का धड़ाका हुआ और हम बड़ी तेजी से बाहर फेंक दिए गए और हम ऊंचे आकाश में उड़ चले। इस दुर्घटना से हम चौंक पड़े और जब हमने पीछे मुड़कर देखा तो हमें पता चला कि पृथ्वी फट गई है और उसमें से धुआं, रेत और पिघली हुई धातुएं जो हैं वो निकल रही हैं और साथ में लपट भी निकल रही हैं, यानी आग निकल रही है। और बूंद कहती है कि ये दृश्य मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैं बार बार इस दृश्य का आनंद लेना चाहती हूँ। यानी वो जो बूंद थी वो ज्वालामुखी की बात कर रही है। तो लेखक बताता है कि हाँ, मैं समझ गया, तुम किसकी बात कर रही हो? ज्वालामुखी की बात कर रही हो। हम देखते हैं ना बच्चों कि ज्वालामुखी फट जाता है और उसमें से धुआं, रेत और पिघली हुई धातुएं और गर्म लावा निकलता है। तो वो गर्म लावा जो है क्या करता है, उन बूंदों को ऐसे ऊपर फेंक देता है। पहले से जो ऊपर भाप होती है वो बूंदें भी क्या होती हैं, ऊपर जाकर उस गर्म जो लावा होता है गर्म, उससे पिघल जाती हैं और वो भी क्या बन जाती हैं, भाप बन जाती हैं। और भाप बनकर ऊपर जो पहले से मौजूद भाप थी उसी में जाकर मिल जाती हैं। उसके बाद बूंद बताती है कि गरज कर हम आपस में मिले और आगे बढ़े। फिर बताती है कि वहीं पर पुरानी सहेली आंधी के भी दर्शन हुए। हम देखते हैं ना बादलों को क्या करती है, बादलों को हवा या आंधी वो उड़ाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। तो यहाँ जो है किसके दर्शन होते हैं, पुरानी सहेली अपनी फ्रेंड बताती है इसको, किसको, आंधी को। कौन? बूंद। और बूंद किसके रूप में थी वहां ऊपर, भाप के रूप में, यानी बादलों के रूप में। बूंद बताती है कि जो पुरानी सहेली आंधी थी वो हमें पीठ पर बिठाकर कभी इधर ले जाती है और कभी उधर ले जाती है। और ये बड़े आनंद के दिन थे, हम आकाश में स्वच्छंद स्वतंत्र रूप से घूम रहे थे। फिर क्या होता है, बहुत सारे भाप के जल कण मिलकर भारी हो गए, यानी बादलों में बहुत ज्यादा पानी हो गया। और बादलों में बहुत ज्यादा पानी हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो झुक जाते हैं और बूंदों के रूप में नीचे गिर जाते हैं। तो जब बादल जो है बहुत भारी हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, बादल जो है वो पानी को बूंदों के रूप में नीचे गिरा देते हैं। तो बूंद बताती है कि मैं एक दिन पहाड़ पर गिरी और अपने साथियों के साथ मिलकर मैली कुचैली होकर मैं बह चली। पहाड़ों में एक पत्थर से दूसरे पत्थर पर कूदने और किलकारी मारने में जो आनंद आया वह कभी भूला नहीं जा सकता। हम कभी बड़ी ऊंची शिखर पर चढ़ते, कभी नीचे गिरते और इस प्रकार बार बार हमारे जो मेरे बूंद भाई, एक जैसे ये पत्थर है, इस पर बार बार बूंद गिरती रहेंगी गिरती रहेंगी गिरती रहेंगी तो क्या होगा, वो पत्थर जो है वो बीच में से टूट जाएगा। फिर इनके बार बार टुकड़े टुकड़े होते जाएंगे पानी के गिरने के कारण, और पत्थर क्या होगा, बिल्कुल टूट कर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। फिर बूंद बताती है कि जो रेत तुम देख रहे हो ना, इस रेत को हम ही बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, जैसे कोई पत्थर का टुकड़ा है उस पर बार बार गिर कर हम उसको और छोटा और छोटा और छोटा छोटा करते जाते हैं और वो क्या बन जाता है, रेत बन जाता है। क्योंकि बूंद बताती है कि जिस मस्ती में हम आते हैं ना, सारी बूंदें इकट्ठी होकर पानी के रूप में, तो कठोर से कठोर वस्तु भी हमारा प्रहार सहन नहीं कर सकती। और हम जो है अपनी विजय से खुश होकर, यानी हमने वो पत्थरों को तोड़कर क्या अपने आप को क्या महसूस करती हैं कि हम विजयी हो गए, हम जीत गए। और जीत कर जो है वो लोग इधर उधर बिखरे रहते हैं। फिर बूंद बताती है कि इसी बीच मेरी इच्छा जो है वो समतल भूमि को देखने को हुई, इसलिए मैंने क्या किया, मैं एक छोटी धारा में मिल गई। उस नदी के बड़े मजे के दिन थे, कभी हम भूमि को काटते, कभी पेड़ों को खोखला करते, और बहते बहते एक दिन मैं एक नगर के पास पहुंची। नगर के पास पहुंचकर मैंने नदी के तट पर एक ऊंची मीनार से कुछ काली काली हवा निकलती देखी।
तो प्यारे बच्चों, आप समझे, ये फैक्ट्री की बात हो रही है। फैक्ट्री में उसको क्या है, धुआं निकलता हुआ नजर आता है और वो काली काली हवा उसको दिखाई देती है। बूंद बताती है कि मैं जैसे ही आगे बढ़ी तो मेरे हाथों दुर्भाग्य को नोता दिया। जैसे ही मैं आगे पहुंची, हमारे साथियों को एक मोटे नल ने खींच लिया और वो नल में, एक नल से दूसरे नल में ऐसे बहती रहती है। एक दिन क्या होता है कि एक नल जो है वो कहीं से टूटा हुआ था, पाइप, और वहां से वो बूंद जो है वो बाहर पृथ्वी पर निकल गई और पृथ्वी में समा गई और अंदर ही अंदर, पृथ्वी के अंदर घूमते घूमते इस बेर के पेड़ के पास पहुंच गई। और यह कहकर बूंद चुप हो जाती है और लेखक को कहती है कि सूर्य निकल आए हैं। लेखक ने कहा बस? बूंद ने कहा हाँ, अब मैं तुम्हारे पास नहीं ठहर सकती, सूर्य निकल आए हैं, तुम मुझे रोक नहीं सकते। वह ओस की बूंद धीरे धीरे घटी और आंखों से ओझल हो गई। यानी जैसे ही सूर्य निकले, जो बूंद थी वो धीरे धीरे भाप बनकर लेखक की हथेली से उड़कर भाप में बदल गई। तो ये थी हमारी बूंद की कहानी। कैसी लगी प्यारे बच्चों? अगर ये कहानी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।